हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज एक नए सेशन को स्टार्ट करते हुए हम लोग जर्नल की ओर चल रहे हैं। जर्नल, जिसे हिंदी में रोजनामचा के नाम से जाना जाता है, यह अकाउंटिंग साइकिल का पहला कदम होता है। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कोई भी बिजनेस लेन देन होते हैं, तो उनको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, जर्नल डेट वाइज होने वाला काम है, प्रत्येक दिन होने वाला काम है, जिसमें कि एक बिजनेस में पर डे के हिसाब से जितने भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखा जाता है। सिस्टमैटिक मैनर में लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लेन देनों को एक ही सिस्टमैटिक मैनर में नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग इस बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि संस्था को प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, या फिर किसको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आज जर्नल पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में समझाया, और उसके बाद उनका इम्प्लीमेशन भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। सो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, इसको देखने से पहले उन पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आराम से जर्नल को बना सकते हो। तो जर्नल बनाने के लिए उन्हीं 3 गोल्डन रूल का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों के सामने वर्णन किया था। पहला पर्सनल अकाउंट का, दूसरा रियल अकाउंट का, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट का, जो मैंने 3 रूल्स आप लोगों को बतलाए थे। उन्हीं 3 रूलों का प्रयोग करके हम जर्नल को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही समझदारी से बना सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या रूल बताया था कि इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा, इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा, इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो चलिए, इन्हीं को आधार मानते हुए मैं आप लोगों को कुछ जर्नल बतला रहा हूं, और उन्हीं के आधार पर आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे पहला मेरा जर्नल है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दैट मीन्स कैश लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करा गया। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस धन से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दैट मीन्स ये कैश तो आपका हो गया कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। और कैपिटल जो होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखो, यहाँ पर हम आधा रूल पर्सनल का लगाएंगे और आधा रूल हम लोग रियल का लगाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो कभी कभी बच्चों में एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। क्या भ्रम की स्थिति हो जाती है कि सर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश लगा करके हमने बिजनेस को स्टार्ट करा, तो सर मेरे पास से पैसा जा रहा है। यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं। असल में हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अपना अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये मेरा बिजनेस है। ये मैं हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैंने इस बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो मेरे पास से 1 लाख रुपया तो जा रहा है, लेकिन मैं खुद का तो लेखांकन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लेखांकन किसका कर रहा हूँ, बिजनेस का। तो हम लोगों को बिजनेस के दिमाग से सोचना है कि बिजनेस में रुपया आ रहा है या बिजनेस में रुपया जा रहा है। तो भाई, बिजनेस में रुपया आ रहा है। तो जब बिजनेस में रुपया आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट कहाँ होगा, डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में हो जाएगा कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। नीचे में हम लोग नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब होता है
कि इस बात को समझाना कि ये एंट्री क्यों बनाई गई है। तो हमने लिखा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ अमाउंट होगा डेबिट का और क्रेडिट का, वो हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि लाइनिंग करके कैसे जर्नल को हम लोग बनाएंगे। दूसरा एंट्री, अब हम बिजनेस को स्टार्ट किए। मान लिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी एसेट्स को खरीदा, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर एसेट्स परचेज्ड, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने पर। अब बताओ, मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो मैंने जब बिल्डिंग खरीदा तो मेरे पास बिल्डिंग आया और कैश गया, मतलब दोनों रियल अकाउंट है। बिल्डिंग भी हमारा रियल अकाउंट और कैश भी हमारा रियल अकाउंट। तो भैया इसमें तो पूरी जो रूल है वो लगेगा किसका, तो वो रूल लगेगा रियल अकाउंट का, क्योंकि बिल्डिंग आ रहा है और कैश जा रहा है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। मतलब अगर एसेट्स आया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट और गया क्या मेरे पास से, कैश। अगर कैश नहीं हम चेक में दिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, बैंक। और अगर हमने उधार खरीदा है तो हम लिख देंगे पार्टी नेम। ठीक है, नरेशन हो जाएगा मेरा क्या, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। अगर एसेट्स कैश में खरीदा गया है तो मैं लिख दूंगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड ऑन कैश। अगर मैंने एसेट्स खरीदा है चेक, कैश में खरीदा लेकिन पेमेंट मैंने चेक में किया है तो मैं लिख दूंगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। और मैंने अगर उधार खरीदा है तो मैं लिख दूंगा क्या, कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, और नरेशन में मैं लिख दूंगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम फलाना पार्टी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा आ जाइए। तीसरा एंट्री हो गया फॉर गुड्स परचेज्ड। गुड्स का मैं मतलब आप लोगों को समझा चुका हूं। फॉर गुड्स परचेज्ड का मतलब माल खरीदने पर। तो गुड्स परचेज्ड, अगर हम माल खरीद रहे हैं तो माल हम नगद भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं। तो भैया सबसे पहले हम समझते हैं माल नगद खरीदा, फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। तो फॉर गुड्स परचेज ऑन कैश, तो लॉजिकली अगर इसमें बात किया जाए तो गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। तो जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है सो क्रेडिट। यानी यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हम लोग गुड्स के जगह पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमने माल खरीदा और भुगतान कैश में किया तो परचेज टू कैश, अगर चेक द्वारा किया तो बैंक, और अगर मैंने उधार खरीदा तो पार्टी नेम। नरेशन मेरा हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर। जिस प्रकार से मैंने गुड्स खरीदा तो क्या एंट्री बनाया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या पार्टी नेम। ठीक उसी प्रकार से फॉर गुड्स सोल्ड, माल क्या करने पर, बेचने पर। माल को भी नगद बेचा जा सकता है, चेक द्वारा बेचा जा सकता है या उधार बेचा जा सकता है। तो जब माल हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा और माल जाएगा। यानी लॉजिकली इसकी एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेकिन हम लोग इसके लिए एंट्री बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक पार्टी नेम डेबिट और टू कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि सर आपने परचेज, जब माल परचेज करा तो आपने गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों नहीं लिखा, और माल सेल करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स क्यों नहीं लिखा। तो उसका जवाब है कि अगर हम दोनों जगह गुड्स का यूज़ करने लगे, परचेज के समय भी गुड्स का यूज़ करने लगे और सेल करने समय भी अगर हम गुड्स का यूज़ करने लगे, तो आगे का जो प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, जब हम लोग लेज़र सीखेंगे, जर्नल के बाद लेज़र सीखेंगे, जिसकी सहायता से हमको ये पता कर पाएंगे कि कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर खरीदने के समय भी गुड्स और बेचने के समय भी अगर गुड्स लिख देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, और फिर हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि कितना परचेज हुआ और कितना सेल हुआ। इसीलिए परचेज के समय हम लोग परचेज शब्द का यूज़ गुड्स परचेज के समय और गुड्स को बेचने के समय सेल शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एक्सपेंस पेड। फॉर एक्सपेंस पेड मतलब किसी भी प्रकार का एक्सपेंस का क्या करने पर, भुगतान करने पर। तो भैया इसमें आधा पर्सनल और आधा रियल, क्योंकि हम एक्सपेंस पेड कर रहे हैं, तो एक्सपेंस पेड करें तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट में हो जाएगा। डेबिट में कौन होगा, तो एक्सपेंस, क्योंकि रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। यानी इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बीइंग एक्सपेंस पेड। हाँ, अगर एक्सपेंस हम लोग चेक द्वारा पेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह पर हम लोग बैंक शब्द भी यूज कर सकते हैं। छठा, फॉर इनकम रिसीव्ड। किसी भी प्रकार का इनकम प्राप्त होने पर, तो जब किसी भी प्रकार का इनकम हमें रिसीव्ड होगा तो कैश मेरे पास क्या होगा, आएगा, जिसके लिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट और टू इनकम अकाउंट, नरेशन बीइंग इनकम रिसीव्ड। तो ये मैंने कुछ एंट्रियां आप लोगों को बतलाई है ना। अब और आगे चलते हैं, इसी में कुछ और एंट्री मैं आप लोगों को लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में रुपया क्या करा, जमा किया। 7वीं एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में रुपया क्या करने पर, जमा करने पर। तो जब हम बैंक में रुपया क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, तो मेरे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी क्या एंट्री बन जाएगा। और बैंक मेरा यहां पर रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, इसमें नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक उसी प्रकार से इसी का अपोजिट कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से रुपया क्या करने पर, निकालने पर। तो जब हम बैंक से रुपया क्या करेंगे, निकालेंगे, तो कैश मेरे पास आएगा, तो कैश मेरे पास आएगा, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज आप लोगों को लिखवा दिया है ना। आशा करते हैं कि इस एंट्री को, ये जो जितने भी एंट्री मैंने अभी 8 एंट्री आप लोगों को लिखा, इसको आप लोग रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे। इसमें सोचना है आप लोगों को, क्या सोचना है कि ये एंट्री मैंने जो बनाई है
है ना, उसमें कैसे रूल को क्या किया गया, अप्लाई किया गया है। एक बार जब आप रूल को अप्लाई करना जान जाओगे तो फिर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ठीक है, आज इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें, अपने सामने रख लें, इसको समझें। तो उसके बाद अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसी रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जर्नल एंट्री में ये बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको ज़रूर आप देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।